हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी का डे 10। तो जैसा कि इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाइए और इसकी पीडीएफ को पढ़िए, और जिसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। और इसके अलावा जो भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उसको मैं वहाँ पे प्लेलिस्ट उसकी अलग से बना दे रहा हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट से जुड़ के आप सभी वीडियोज़ को लाइन से आप देख सकते हैं। आज ये डे 10 है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। तो आज हम इसको कवर करते हैं, जिसमें हमको डे 10 में आज हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा को पढ़ेंगे, जो 178 नंबर पेज और 188 नंबर पेज पर है। जो जिन लोगों ने ना इसको अभी पढ़ा नहीं है एक बार, तो वो लोग इसको एक बार कम से कम पढ़ लें। ये पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके इसके बाद आके ये वीडियोज़ को फिर देखें, वरना इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इसको पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्ट आप वीडियोज़ ही देखते हैं। तो एक बार जाके मैंने आपको पीडीएफ दे दी है, एक बार हल्का सा एक बार ओवरव्यू इसको मान लीजिए, फिर मैं इसको आपको करवाता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और जाके पहले पढ़ के आइए, फिर आके वीडियो देखिए। चलिए फिर हम लोग आज इसका शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैकल्पिक ऊर्जा डे 10 में ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होते हैं। यह ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण जो किया गया है इसमें किया गया है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, बायोगैस है, भूतापीय है, कचरे से उत्पादित ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। और अनवीकरणीय ऊर्जा में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और परमाणु ऊर्जा है और शैल गैस है। ठीक है, इसको बाकी एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िए। नवीकरणीय अनवीकरणीय 17 जो है SDG हैं। ठीक है, जिसमें 7वें लक्ष्य के रूप में यह नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की बात कही गई है, जो उसमें 7वां लक्ष्य है। उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, मैं आपको बताऊंगा, जो 17 विकास लक्ष्य है। तो मैं आपको उस ट्रिक को एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, जो 17 विकास SDGs है। ठीक है, वहाँ पे आप, और जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी लिंक दे दूंगा और यूट्यूब पे भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए ठीक है, कौन सा इसमें देखते हैं क्वेश्चन, इसके देखते हैं। निम्न में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पे सौर ऊर्जा है इसका। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आप पढ़ लीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था वीडियो की शुरुआत में कि आप पढ़ के आइएगा, तो आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पे यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बल्कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो ये सूर्य जो है ऊर्जा का चरम स्रोत है। उसमें जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो जल विद्युत ऊर्जा है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल विद्युत ऊर्जा है, जो दीर्घ और लघु जल विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, अगर इसकी बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की पहल है, जो कि 2014 से 2024 के लिए सभी के लिए सतत विकास ऊर्जा का दशक घोषित किया गया था। ठीक है, और जो 17 SDG है उसमें 7वां SDG जो है ये है नवीकरणीय ऊर्जा के रूप को अपनाना। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं? कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का जो खतरा है उसे ऊर्जा संकट का नाम दिया जाता है। अनवीकरणीय व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, अगर हम देखें यहाँ पे, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पन बिजली ऊर्जा है, बायोमास आदि को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। और अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में हम लोग ध्यान रखेंगे जो कि सतत हमेशा आपको मिलती रहेगी। और अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब जिसका दोबारा निर्माण नहीं हो सकता है, जो नॉन सस्टेनेबल उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। सस्टेनेबल मतलब जो लगातार हमको मिलती रहेगी, सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, पवन ऊर्जा हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सब सतत ऊर्जा के संसाधन है, सस्टेनेबल एनर्जी के संसाधन है। इसके अलावा नॉन सस्टेनेबल एनर्जी, जो नॉन सतत या अनवीकरणीय उसे बोलते हैं, जो कि जिनका पुनः निर्माण नहीं होता या निर्माण होने में उनमें बहुत अधिक समय लगता है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, इन सब का। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से जल विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। निम्न में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है, तो इसमें पवन शक्ति की है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो बायोमास है। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है तो पेट्रोलियम अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो तापीय ऊर्जा है। थर्मल एनर्जी जो है छत्तीसगढ़ का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। कोरबा थर्मल पावर प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। वैकल्पिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैकल्पिक ऊर्जा क्या है और सौर ऊर्जा। इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको वीडियो पॉज करिए और इसको पढ़ के आइए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम में स्थापित किया गया भारत और फ्रांस की सहायता से, ठीक है। सचिवालय गुरुग्राम में 2015 में स्थापित किया गया था। इसको पढ़ के आइए, बहुत ही इंफॉर्मेशन है इसमें। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में है, ठीक है। निम्नलिखित में ऊर्जा में कौन सी जैविक ऊर्जा, इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि मैं क्वेश्चन देखूंगा इसको आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो पॉज करिए और जाके पढ़िए, फिर आके यहाँ पे क्वेश्चन इसको लगाइए। मैंने इसकी PDF ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी, वहाँ से आप इसकी PDF को लीजिए। निम्न में कौन ऊर्जा में से कौन सी जैविक ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो ये सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा जो है जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाली प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। यह वैकल्पिक ऊर्जा का भी बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को और सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहकार है? तो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। निम्न में ऊर्जा स्रोत में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो सौर सेल है। सौर सेल या सौर बैटरी फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रश्नगत विकल्प में यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है, अतः यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होता है। जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद और नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। सौर ऊर्जा का विशिष्ट रूप है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं होती। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो सौर ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता। भारत में निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो ये सौर शक्ति वाला है। सौर शक्ति सबसे अधिक सौर ऊर्जा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना लागत पर सब्सिडी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इसका गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी देश शामिल है। नहीं भाई, ये दूसरा गलत है, पहला ही सही है इसका, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो स्थापित किया गया था गुड़गांव में। इसके भारत और फ्रांस की सहायता से इसे स्थापित किया गया था।
कभी कभी समाचार में दिखने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? तो ये यूपीएससी 2017 में आया था। तो हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से जो है घरेलू अंश आवश्यकता है या डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के नाम दिया गया था, लॉन्च की गई। इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं हेतु देश में निर्मित सौर उपकरण और बैटरी का उपयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण या सौर कुकर पर 30% का अनुदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, लेकिन इसका जो है वो सचिवालय स्थापित किया गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा में हुआ, ग्रेटर नोएडा नई दिल्ली के पास। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। 2018, ये सन 2017 का है। 2018 यूपीएससी 2017 में 18 का एशिया, ये करंट में आया होगा क्वेश्चन। एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एशिया विकास बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा को सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। तो आवासीय भवनों को गर्म पानी की आपूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए, कुछ गाँवों और छोटे नगरों के समूह में बिजली की व्यवस्था करने के लिए। तो 1, 2, 3 सही है। कुछ गाँव में बिजली की व्यवस्था नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन को पढ़िए आप। विश्व में प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है तो कोच्चि में, ठीक है। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये सूरत बना है, ठीक है। सूरत जो है 100% सौर ऊर्जा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहला जिला बना। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये दीव बना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। दीव जो है 50 एकड़ से अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। नवीकरणीय स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये दीव बन गया है। 100% जो है स्मार्ट सिटी शहर भारत का पहला ऐसा शहर जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर संचालित ऊर्जा से संचालित होता है। बायोडीजल नेक्स्ट। जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल का उपयोग जो है जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों को टूटने से होता है, तो ठीक है। बायोमास में जो सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। करंज, महुआ, नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। पिंगैमिया पिनाटा भारत के लिए अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पिंगैमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड बहुतायत में होता है, जिससे आधा ओलेइक अम्ल होता है, ठीक है। जेट्रोफा के अलावा इससे भी बायोडीजल का विकल्प मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, जबकि जेट्रोफा, पिंगैमिया, सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जाती है, ठीक है। इसको पढ़िए। बायोमास के स्रोत अगर बात की है तो कृषि एवं घरेलू अपशिष्ट, सीवेज, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, वन एवं लकड़ी, नारियल, आवरण, मूंगफली, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, उद्योग अपशिष्ट। जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन की लागत प्रभावी होती है। जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है, बिल्कुल सही। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सही। जैव ईंधन मक्का से बनता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन की तुलना में लागत प्रभावी होता है। जैव ईंधन जेट्रोफा से बनाया जाता है। करंज, महुआ, नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
जैव ईंधन के लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में फसलों को उपजाना बंद न कर दे। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों एवं प्रतिरोधी होता है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिससे 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? तो मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। जेट्रोफा पेंगामिया सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जाती है। जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट की धारणी हालों में एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो है ये बिल्कुल सही है। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजन में नहीं। तो ये भी गलत। तो इसका केवल सही उत्तर की चुनना है। तो ये ए पहला सही हो जाएगा। ये सही, ये यूपीएससी 2012 में आया था क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या है इसमें कहा गया है। उसमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस और मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों एवं जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन में बदला जाता है। प्राप्त गैसों के मिश्रण को प्रोड्यूसर या सिंथेटिक गैस कहलाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में जैविक डीजल इंजन के उत्पादन के लिए जेट्रोफा काराकास के अलावा पैगमिया पिनाटा को क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? भारत में अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलोइक अम्ल होता है। तो ये दोनों सही हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेंगामिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पेंगामिया पिनाटा बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलोइक अम्ल होता है। इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसे बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हरित ईंधन। हरित ईंधन का प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है, ठीक है। एथेनॉल इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं गन्ने से एथेनॉल बनता है, मक्के से एथेनॉल बनता है। गन्ने की खेती जो है गन्ने खेती द्वारा बायो एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। हरित ईंधन इसको आप पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, है ना, इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, ठीक है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में किया जाता है। और फ्यूल सेल के लाभ, अगर सेल व डिजाइन व माप का आसान मानकीकरण, अधिक दक्षता होती है, पर्यावरण हितैषी होता है, शोर रहित होता है फ्यूल सेल, ठीक है। 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया था। इसके तहत 2020 में 1000 मेगावाट क्षमता को हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है, ठीक। इसके जो है हम लोग उसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन करता है। एक्सप्लेनेशन को आप इसको देखिए। निम्न में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन करता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन हवा में जलता है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है, ठीक है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा में उन्मुक्त होती है। अपनी बल्कि उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन करता है। निम्न कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? तो इसमें तीनों ही हैं। ये पाइन, करंज और फर्न से जो है, तीनों से मिलके जो है, ये तीनों से उसका एथेनॉल का निर्माण होता है। इसके अलावा गन्ने से होता है, ग्लूकोज, महुआ, इनसे भी होता है एथेनॉल का निर्माण।
मक्का से भी होता है। फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है। तो यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। बिल्कुल सही है ये। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता इसमें भी, तो ये गलत है भाई। फ्यूल सेल प्रतिवर्ती धारा के रूप में उपयोग कर उत्पादन विद्युत उत्पादन करते हैं, नहीं, प्रतिवर्ती धारा के रूप में, एसी के रूप में नहीं, डीसी के रूप में विद्युत का उत्पादन करते हैं फ्यूल सेल। तो पहला ये सही होगा, बाकी दोनों इसमें गलत है। दिष्ट धारा के रूप में करता है, विद्युत दिष्ट धारा के रूप में करता है, डीसी के रूप में, न कि एसी के रूप में। तो ये 2015 में यूपीएससी में आया था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो कि यूपीएससी 2011 में आया था। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणी स्रोत समझी जाती हैं। क्यों समझी जाती हैं ऊर्जा का धारणी स्रोत, सस्टेनेबल स्रोत? ये जीवित उज्जैवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों में से विद्युत उत्पादन कर सकती हैं। जी बिल्कुल सही है। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेटों के रूप में प्रयुक्त करती हैं, ये भी सही है। ये जल शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अवशिष्ट जल शोधन संयंत्रों को स्थापित की जा सकती हैं, बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है इसके, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। इसके उसको पढ़िए एक्सप्लेनेशन को। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन संभव है, लेकिन इसके उद्योग संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? तो शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, शैवाल आधारित जैव ईंधन महाद्वीपों पर भी संभव है। तो ये पहला, इसमें सही उत्तर चुनना, तो ये पहला नहीं होगा, ठीक है। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की जरूरत होती है, बिल्कुल ये सही है। तो दूसरा सही हो जाएगा। आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सके। तीसरा भी सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूलक एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई। इस पदार्थ का क्या महत्व है? तो पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता है। बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय साधनों से निर्मित हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें। बायो एस्फाल्ट जैव अवशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट सड़कों के ऊपर सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। तो तीसरा चौथा सही है, और यहाँ पे हमने देखा था पहला। तो पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता, बिल्कुल सही। बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय साधनों से निर्मित हो सकता है, ऐसा नहीं, अनवीकरणीय साधनों से, नवीकरणीय साधनों से निर्मित होता है बायो एस्फाल्ट। तो इसका पहला, तीसरा, चौथा सही। भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। 9 को सी हो जाएगा। निम्न कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो सिक्किम है। 10वें का भी सी हो जाएगा। भारत की जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय NOPOP केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन है। हमने पहले भी क्वेश्चन देखा है, ये ग्रामीण मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, तो पहला गलत हो जाएगा। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही। सिक्किम भारत का पूरी तरह जैविक राज्य, बिल्कुल सही। तो दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। इसके बाद हम लोग इसको आप देखिए एक्सप्लेनेशन को। 2016 में पूर्ण जैविक राज्य बना। विविध एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ें। इसके क्वेश्चन को हम आपको लगवाते हैं। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं, भाई यार मुर्गा यहीं पास में रहता है बोलता रहता है, सॉरी यार। नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पड़ी हुई प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा निकाला जाना है वे हैं। तो इसमें जो है वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन आरोपण, पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अवशेष का निस्तारण। तो इसके डी ऑप्शन हो जाएगा, ये तीनों सही है इसके। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणें, रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों, जंतु समूह की क्षति पहुंच सकती है।
कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कोयला के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। इसमें जो है दोनों सही हैं। कोयला के जलने कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, तापीय बिजली अम्ल वर्षा के अंशदायी होते हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किसी भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो इसमें गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए भूतापीय ऊर्जा स्रोत। निम्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए गुटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खनिज जो है ये समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा नहीं समाप्त होगी कभी। बायोगैस से जो है तुम्हारा मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वन आरोपण वर्षा में। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य हैं। सौर ऊर्जा स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। वन आरोपण वर्षा में कमी आती है। अपरोपण वन रोपण नहीं, वन अपरोपण मतलब वनों का कटना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग प्रदूषण है, तो इसको हम लोग 2 दिनों में कंप्लीट करेंगे, डेट 11 और डेट 12 में। तो आज हम लोग डेट 10 में हम लोगों ने पर्यावरण पास की डेट 10 कंप्लीट किया है, जिसमें कि हम लोगों ने वैकल्पिक ऊर्जा को देखा है डेट 10 में। ठीक है, तो चलिए फिर हम डे 11 और डे 12 में आपको प्रदूषण कंप्लीट करवाएंगे। ओके, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।